नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वीडियो सीरीज़ के क्रम में आज हम इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स या पीक एरिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं NMR स्पेक्ट्रा में इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल या पीक एरिया। पीक एरिया हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर सिग्नल्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं या प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तुल्य प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उस पर्टिकुलर सिग्नल्स या पर्टिकुलर पीक का पीक एरिया भी अधिक होगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि द एरिया अंडर एन NMR सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NMR द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिविंग राइज टू द सिग्नल्स। या हम ये कह सकते हैं कि किसी पीक या सिग्नल्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो अधिक प्रोटॉन से एसोसिएट पीक या सिग्नल्स होगा, यानी कि वो पीक या सिग्नल है वो अधिक प्रोटॉन से संबंधित होगा, अधिक प्रोटॉनों के द्वारा वो दर्शाई गई पीक या सिग्नल होगी। अब हम पीक एरिया या इंटेंसिटी से हम किसी पर्टिकुलर सिग्नल्स या पीक के प्रोटॉन्स को कैसे काउंट करते हैं, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। काउंटिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम इंटेंसिटी के द्वारा हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा तुल्य प्रोटॉन्स सेम टाइप के प्रोटॉन्स फ्लिप्स करेंगे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे तो अधिक एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और ग्रेटर इज़ द एरिया अंडर द एब्जॉर्प्शन पीक, और एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो अधिक एरिया को कवर करेगी। जो हमें सिग्नल प्राप्त होगा वो अधिक एरिया का होगा और इस एरिया का हम स्क्वायर के रूप में उस एरिया को काउंट करते हैं और स्क्वायर अंडर ईच पीक आर सिंपली काउंटेड एंड फ्रॉम दिस द रेशियो बिटवीन वेरियस काइंड ऑफ प्रोटॉन इज फाउंड आउट। हम इस प्रकार प्रत्येक पीक या सिग्नल्स का स्क्वायर का एरिया काउंट करते हैं और अलग अलग पीक्स का रेशियो प्राप्त करते हैं और इन रेशियो के आधार पर these ratio are then converted into whole numbers or these whole numbers or some multiple of them tells the number of protons represented by the various NMR signals। पहले सिग्नल्स के जो स्क्वायर है ग्राफ पेपर पे स्क्वायर को काउंट करके हम वो रेशियो काउंट करते थे, प्रोटॉन्स की संख्या को काउंट करते थे। और अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशंस कर्व के द्वारा। और ये जो इंटीग्रेशंस कर्व है, इंटीग्रेशंस कर्व का जो रेशियो है वो कंप्यूटर के द्वारा आसानी से ज्ञात कर लिया जाता है। तो एक एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं इंटेंसिटी ऑफ पीक। इंटेंसिटीज ऑफ सिग्नल्स में देखो आप, हमने एग्जांपल्स लिया है पैरा टी ब्यूटिल टोलुइन का। पैरा टी ब्यूटिल टोलुइन आप देख सकते हैं NMR स्पेक्ट्रा में हमें 3 प्रकार के सिग्नल प्रदर्शित हो रहे हैं, A, B, C, और इन तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग है और इन तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। 3 प्रकार के हमें सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। हम आसानी से समझ सकते हैं कि उक्त मॉलिक्यूल्स में यानी कि पैरा टर्सरी ब्यूटिल टोलुइन के अंदर 3 प्रकार के प्रोटॉन्स उपस्थित हैं। तो ये नंबर ऑफ सिग्नल्स से प्रोटॉनों की प्रकार की संख्या प्रकार पता हमारा हो गया कि कितने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं उक्त मॉलिक्यूल के अंदर। और पर्टिकुलर सिग्नल्स के पीक एरिया के द्वारा, जैसा कि हम आज का टॉपिक है पीक एरिया, पर्टिकुलर सिग्नल्स के पीक एरिया के द्वारा हम उक्त सिग्नल से एसोसिएटेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए पीक है, उसका इंटीग्रेशंस कर्व का जो रेशियो है वो 8.8 दर्शाया गया है, जो कंप्यूटर से आसानी से ज्ञात हो जाता है, काउंटेड कर लेता है, कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेता है। और ये जो बी पीक है उसका इंटीग्रेशंस कर्व जो रेशियो है वो 2.9 है और
जो सी पीक है उसका इंटीग्रेशंस रेशियो है वो 3.8 है। इस इंटीग्रेशंस पीक के रेशियो के द्वारा आप देख लीजिए, ये जो ए पीक है, बी पीक है और सी पीक है, जो कि 3 प्रकार के प्रोटॉन उपस्थिति का हमें सूचना प्रदान करती है ये पीक्स। और इन पीक से संबंधित इंटेंसिटी रेशियो है, इंटीग्रेशन कर्व का जो रेशियो है वो कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेट किया गया 8.8 टू रेशियो 2.9:3.8। ये जो रेशियो है वो ए बी सी पीक के लिए रेस्पेक्टिवली है। और इंटीग्रेशन कर्व रेशियो 8.8 ये है। इसके अंदर सबसे छोटा जो वैल्यू है, छोटी वैल्यू 2.9 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं तीनों को। ए बी सी का जो पीक रेशियो है, जो इंटेंसिटी कर्व रेशियो है, तो हम प्राप्त करते हैं 3:1:1.3। अब हम इसको वोल्ट नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको लगभग वोल्ट नंबर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 3.9, ये 3 और ये 9, तो हम समझ सकते हैं कि उक्त मॉलिक्यूल में 9H प्रोटॉन एक टाइप के हैं, 3H प्रोटॉन एक टाइप के हैं और 4H प्रोटॉन एक टाइप के हैं। तो आप देख लीजिए कर्व के अंदर 9 प्रोटॉन्स हैं वो एक प्रकार के हैं, तो आसानी से देख सकते हैं ये जो 9 प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर 3 मेथिल समूह वाला टर्शी ब्यूटिल वाले, तो इनसे हमें इंटेंसिटी जो ए पीक प्राप्त होती है वो है ए पीक, जो 9H प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और बी पीक से संबंधित जो प्रोटॉन्स की संख्या आ रही है वो 3 प्रोटॉन्स हैं, जो आप आसानी से देख सकते हैं मेथिल समूह। और ये जो सी पीक है जो 4 प्रोटॉन से एसोसिएटेड है, हमने कैलकुलेट किया अभी इंटीग्रेशंस का रेशियो के माध्यम से। तो आप देख लीजिए यहाँ 4 एरोमेटिक हाइड्रोजन्स या प्रोटॉन्स हैं, देखो 1 2 3 4। इस प्रकार हम इंटेंसिटी रेशियो कर्व के माध्यम से इंटीग्रेशंस कर्व रेशियो के माध्यम से हम किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल्स में एसोसिएटेड प्रोटॉन्स की संख्या को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा है एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ मैसिटिलीन। मैसिटिलीन का जो एनएमआर स्पेक्ट्रा आप देख सकते हैं, और इस एनएमआर स्पेक्ट्रा में हमें 2 प्रकार की सिग्नल प्राप्त हो रही है। देखो यहाँ ये टीएमएस है, रेफरेंस मॉलिक्यूल है, और इसको हमने 0 डेल्टा वैल्यू पे फिक्स है ये, और इसकी पीक। अब देखिए एक पीक है ए पीक और दूसरी पीक है बी पीक, और इनका इंटीग्रेशंस कर्व रेशियो जैसा कि कैलकुलेटेड है कंप्यूटर के द्वारा 2.9 एंड 1.0। इन इंटेंसिटी कर्व रेशियो के द्वारा हम इस मैसिटिलीन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 2 पीक हैं, 2 सिग्नल्स हैं, इसका मतलब है कि मैसिटिलीन में कितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं? 2 प्रकार के प्रोटॉन्स हैं। देख लीजिए, आप देख सकते हैं 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों मेथिल समूह समान है, इक्विवेलेंट है, केमिकली इक्विवेलेंट है, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, तो सेम टाइप के प्रोटॉन्स हैं और इनसे एक ही पीक प्राप्त होती है। तथा जो 3 एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, आप देख सकते हैं इसके में यहाँ जुड़े हुए हैं, इस तीनों एरोमेटिक्स जो प्रोटॉन्स हैं वो भी सेम है तीनों, तो उनकी वजह से एक पीक और मिलती है। कुल हमें इस एनएमआर स्पेक्ट्रा जो मैसिटिलीन का हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमें 2 एनएमआर पीक शो हो रही है, प्रदर्शित हो रही है। और इन पीक्स के पीक एरिया जिसको हम इंटीग्रेशंस कर्व रेशियो के माध्यम से हम पर्टिकुलर पीक में प्रोटॉन्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। देखिए, given compound shows 2 signals, it means compounds has 2 types of protons. From integration curve it is clear that the compound has 1:3 ratio of protons of peak A and B respectively. तो ये peak A और B है, इसका इंटेंसिटी कर्व का जो रेशियो है 1:2.9 है। इट मीन्स इट मैचेज विथ प्रोटॉन्स। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखिए 3H और ये 9H।
यानी कि मैसिटिलीन के अंदर 3H एक प्रकार के हैं जो कि ए पीक को प्रदर्शित कर रहे हैं, और 9H एक प्रकार के हैं जो कि बी जो पीक है, जो सिग्नल है उससे एसोसिएटेड है। अब हम नेक्स्ट है एनएमआर स्पेक्ट्रा का जो स्पेशल है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स या स्पिन स्पिन कपलिंग। एनएमआर स्पेक्ट्रा में स्पिन स्पिन कपलिंग इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्पिन स्पिन कपलिंग हमने इससे पहले एनएमआर स्पेक्ट्रा में इंटेंसिटी ऑफ पीक, नंबर ऑफ सिग्नल्स और केमिकल शिफ्ट्स इसके बारे में अध्ययन किया। आज ये एनएमआर स्पेक्ट्रा की जो चौथी विशेषता है, फोर्थ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स या स्पिन स्पिन कपलिंग किसे कहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स में हम जानते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स में हमें जो सिग्नल्स प्राप्त होता है वो सिंगलेट प्राप्त नहीं होता है। हमें सिंगलेट की जगह ग्रुप ऑफ पीक्स प्राप्त होती है या मल्टीप्लेट्स प्रकार का जो सिग्नल्स है वो हम देखते हैं, वो प्राप्त होता है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि लगभग सभी मॉलिक्यूल्स में सिंगलेट ने प्राप्त होकर के हमें जो पीक्स है वो मल्टीप्लेट्स के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीक्स के रूप में हमें सिग्नल प्राप्त होता है। इसका कारण समझने के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। तो एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आसानी रहेगी समझने में। तो हमने एग्जाम्पल लिया है एथिल ब्रोमाइड का। एथिल ब्रोमाइड आप देख सकते हैं इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन ए यानी कि 3 प्रोटॉन सेम टाइप के हैं, और प्रोटॉन बी ये जो पड़ोस के कार्बन में है, एडजेसेंट कार्बन एटम है, उसके पास 2 प्रोटॉन हैं, ये सेम टाइप के हैं। और ये तो जाहिर है हमें इस जो एथिल ब्रोमाइड्स जो मॉलिक्यूल्स है, जो कंपाउंड्स है, इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा में हमें 2 प्रकार के एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। और वो 2 प्रकार के एनएमआर सिग्नल्स हम आशा करते हैं कि सिंगलेट यानी एक ही पीक प्राप्त हो, लेकिन ऐसा न हो करके हम इस एथिल ब्रोमाइड के एनएमआर स्पेक्ट्रा में मल्टीप्लेट्स यानी ग्रुप ऑफ पीक्स प्राप्त करते हैं। ए प्रकार के प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स, इन 3 प्रोटॉन्स की हमें ट्रिपलेट प्राप्त होती है, यानी कि 3 जो ट्रिपलेट प्राप्त होती है। और जो बी प्रोटॉन्स हैं, जो 2 मेथाइलिन प्रोटॉन्स हैं, उनका हमें क्वाड्रेट प्राप्त होता है। तो ये ट्रिपलेट और क्वाड्रेट प्राप्त होना, ये इसका क्या कारण है? इसका कारण है स्पिन स्पिन कपलिंग। ये स्पिन स्पिन कपलिंग कैसे होता है तो देख लिए। स्पिन स्पिन कपलिंग में फॉर ए काइंड ऑफ प्रोटॉन्स, for a kind of protons, a group of 3 peaks is observed and a quadrate group of 4 peaks is noticed for B kind of protons। अभी हमने चर्चा की, बस यही बात है। और when a protons or a set of equivalent protons comes in resonance, जब या तो प्रोटॉन्स या तुल्य प्रोटॉनों का जो समूह है वो रेजोनेंस में आता है अल्फा या बीटा स्पिन स्टेट में, तब क्या होता है कि पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देन किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे जो प्रोटॉन्स या एक ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स या कोई तुल्य प्रोटॉन्स का जो सेट है वो अल्फा या बीटा स्पिन स्टेट में रेजोनेंस में होता है, तब पड़ोस के जो कार्बन एटम्स हैं, पड़ोस के एडजेसेंट कार्बन एटम के पे उपस्थित जो प्रोटॉन्स हैं, उस प्रोटॉन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट करते हैं, और इन्हीं इंटरेक्शंस की वजह से हमें पीक का जो सिग्नल है, सिंगलेट नहीं प्राप्त होकर के मल्टीप्लेट प्राप्त होता है। कारण इसका ये है कि एडजेसेंट कार्बन के जो उपस्थित जो प्रोटॉन्स हैं उनका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इंटरेक्शंस बढ़ जाता है, और इंटरेक्शंस की वजह से हमें जो इस प्रकार के जो इंटरेक्शंस हैं, दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड स्पिन स्पिन कपलिंग। ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग signals are observed as multiplates. How many peaks will be observed in a multiplates? It is depend on number of protons of adjacent carbon atoms. ये भी बात क्लियर है कि हमें
मल्टीप्लेट्स में कितनी पीक प्राप्त होगी, यानी ग्रुप ऑफ पीक्स की संख्या कितनी होगी, ये भी डिपेंड करता है कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, जो कि हम बेहतर तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। अभी थ्योरेटिकल रूप से आप समझने का प्रयास करते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा कि इफ़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज n, then n plus 1 peaks will be observed in the multiplates। तो यदि पड़ोस के कार्बन पर n नंबर के प्रोटॉन्स है, यानी कि 3 प्रोटॉन्स है, तो हमें क्या मिलेगा 3 + 1 यानी कि 4 पीक्स यानी क्वाड्रेट। यदि एडजेसेंट कार्बन एटम पर 2 प्रोटॉन्स हैं तो हमें 2 + 1 यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोटॉन्स का हमें ट्रिपलेट प्राप्त होगा सिग्नल्स के रूप में, ग्रुप ऑफ पीक्स के रूप में। तो एक हम डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, मल्टीप्लेट्स। इसको समझने में हम वही एग्जांपल्स एथिल ब्रोमाइड्स का जो एग्जांपल्स लिया है हमने, देखिए व्हेन मेथिलीन प्रोटॉन्स यानी CH2 प्रोटॉन्स केम्स इन रेजोनेंस, जब मेथिलीन प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये अभी रेजोनेंस के अंदर हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड स्ट्रेंथ पर, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मेथिल प्रोटॉन्स, इन मेथिल प्रोटॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख सकते हैं मेथिल प्रोटॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड्स, ये प्रोटॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन फॉलोइंग वे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ निम्न प्रकार से इंटरेक्ट करता है। कैसे इंटरेक्ट करता है देख लीजिए इस डायग्राम के माध्यम से। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शंस आप देख सकते हैं इस प्रकार, यह है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शंस, और यहाँ मेथिल प्रोटॉन्स, मेथिलीन प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, CH2 प्रोटॉन्स इसकी, और इसके पड़ोसी कार्बन पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 1, 2 और ये 3। तो इस तीनों प्रोटॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो H0 हम अप्लाइड कर रहे हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंटरेक्ट करता है ये पड़ोस के कार्बन पर उपस्थित तीनों प्रोटॉन्स। तो ये 3 प्रोटॉन्स इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर किस प्रकार इंटरेक्शंस होता है इनका, स्ट्रॉन्गली रेनफोर्स्ड करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, या वीकली रेनफोर्स्ड करते हैं, या वीकली अपोज्ड करते हैं, या स्ट्रॉन्गली इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपोज करते हैं। तो ये डायग्राम के साथ आपको समझने में आसानी रहेगी, तो ध्यान दीजिए डायग्राम की तरफ। ये डायरेक्शंस ऑफ H0 है और ये है डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन्स, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ देख लीजिए। 3 प्रोटॉन है, 1, 2 और 3। यदि तीनों प्रोटॉन्स का, इन तीनों प्रोटॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में है, ये एक स्थिति ये बन गई। तीनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों प्रोटॉन्स का अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और तीनों के प्रोटॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अपोजिट है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये स्टेज होगी स्ट्रॉन्गली अपोज्ड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ ये तीनों प्रोटॉन्स हैं, इन तीनों प्रोटॉन्स में कोई 2 प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स या ये प्रोटॉन्स हम अपोज कर रहे हैं, देखिए इनकी दिशा विपरीत है इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की से, और एक जो प्रोटॉन है इसकी दिशा अप्लाइड मैग्नेटिक दिशा की ओर है। तो या ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन्स अपोज कर रहे हैं, ये अलाइंड है, तो ये देख लीजिए ये प्रोटॉन है अपोज कर रहे हैं, और बीच का जो प्रोटॉन्स है वो अलाइंड है। या दोनों साइड के ये दोनों अपोज कर रहे हैं और पहला प्रोटॉन्स है वो क्या कर रहा है, अलाइंड है, इसके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं, ये भी एक सेट बना है, एक पॉसिबिलिटी बनी है मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शंस किसके साथ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये स्थिति में हमें, इसको हम कहते हैं वीकली अपोज्ड दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्टेट्स। और नेक्स्ट एक और स्थिति बनती है जब 2 प्रोटॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है तथा एक प्रोटॉन है वो अपोज कर रहा है, आप देख सकते हैं इसमें, और ये 2 प्रोटॉन्स
दिशा में है और ये अपोज कर रहा है। अब ये दोनों प्रोटॉन्स एक प्रोटॉन्स अपोज कर रहा है और दोनों प्रोटॉन्स एक ही दिशा में हैं। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, वीकली रेनफोर्स्ड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम क्या कहते हैं, वीकली रेनफोर्स्ड। या ये तीनों प्रोटॉनों की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है, तो इस स्थिति को भी हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गली रेनफोर्स्ड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शंस के आधार पर हमें जो इस मैथिलीन प्रोटॉन्स के जो दो प्रोटॉन्स है, इसका पीक जो हमें सिंगलेट प्राप्त होना चाहिए, एक ही पीक प्राप्त होनी चाहिए। इन तीनों प्रोटॉन्स के डिफरेंट वे में इंटरेक्शंस की वजह से ही इसका मल्टीप्लेट्स प्राप्त होता है। और मल्टीप्लेट्स भी कितना, पड़ोस में कितने प्रोटॉन्स है, तीन प्रोटॉन्स का मतलब n बराबर 3, n बराबर कितना 3 + 1 यानी 4, यानी कि मैथिलीन जो प्रोटॉन्स हैं, CS जो दो प्रोटॉन्स हैं, उनका हमें क्या मिलता है, क्वाड्रेट का जो रेशियो क्या है आप देख सकते हैं 1s2, ये कितना है 3h2 1। आप इनका जो रेशियो है इंटेंसिटी का, मल्टीप्लेट की इंटेंसिटी का रेशियो ये देख लीजिए 1s2 3s2 1। और जो ये आप पिक्चर या इस मल्टीप्लेट्स को इस प्रकार देख सकते हैं। सिमिलरली व्हेन CH3 प्रोटॉन्स केम्स इन रेजोनेंस, अब यदि मैथिल प्रोटॉन्स रेजोनेंस के अंदर हैं, कौन से प्रोटॉन्स, मैथिल प्रोटॉन्स, यहाँ ये तीन जो मैथिल है ये प्रोटॉन्स अब रेजोनेंस के अंदर है, तो इसके पड़ोस में जो मैथिलीन प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 2 मैथिलीन प्रोटॉन्स हैं। ये दोनों मैथिलीन प्रोटॉन्स इस मैथिल प्रोटॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड को किस प्रकार इंटरेक्ट करते हैं। ये दोनों मैथिलीन प्रोटॉन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनका इंटरेक्शंस कैसा होगा, तो आइए चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड्स का जो डायरेक्शंस हैं वो इस प्रकार हैं, और जो ये दो मैथिलीन प्रोटॉन्स हैं, ये दो मैथिलीन प्रोटॉन्स, इन दोनों मैथिलीन प्रोटॉन्स, एक ये और एक ये, इनका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ किस प्रकार इंटरेक्शंस होगा, तो यहाँ देख लीजिए ये दोनों मैथिलीन प्रोटॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड्स को अपोज कर रहा है, तो एक स्थिति बन गई अपोज दी अप्लाइड फील्ड, और दूसरी एक अपोज कर रहा है और एक उसको रेनफोर्स कर रहा है, तो ये भी स्थिति, और इस बार ये अपोज कर रहा है और ये रेनफोर्स कर रहा है, तो नो इफेक्ट ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो 50-50 चांसेस है दोनों का, एक अपोज कर रहा है एक नहीं कर रहा, एक कर रहा है एक नहीं कर रहा, तो इससे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तीसरी स्थिति है वो दोनों ही ये जो मैथिल प्रोटॉन हैं रेनफोर्स कर रहे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, इसकी डायरेक्शन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है और इन दोनों प्रोटॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी ये है, तो ये स्थिति ये बन गई। तो इस प्रकार हमें जो ये मैथिल्स के जो 3 प्रोटॉन्स हैं इनकी वजह से हमें ये 2 प्रोटॉन्स इसके पड़ोस में हैं, तो इनकी 2 प्रोटॉन पड़ोसी हैं, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लेट्स में किस टाइप का मल्टीप्लेट्स होगा, 2, पड़ोस के कार्बन पे कितने प्रोटॉन 2, तो 2 + 1 यानी 3, यानी कि मैथिल प्रोटॉन्स ट्रिपलेट शो करते हैं। और इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, 1s2 2s2 1। तो ये इंटेंसिटी रेशियो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1s2 2s2 1। तो ये है स्पिन कपलिंग, इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन कपलिंग। अब एक सिंपल पास्कल ट्राइंगल के बारे में आप जानेंगे। पास्कल ट्राइंगल क्या है, इंटेंसिटी रेशियो विच correspond to the distribution ratio of all the alignment, the relative intensity of the individual line of a multiplates correspond to the numerical coefficient of the lines in the binomial expressions x 1 + x की पावर n। यदि हम यहाँ पास्कल ट्राइंगल्स क्या है, पास्कल ट्राइंगल्स पर्टिकुलर मल्टीप्लेट्स किस रेशियो में होगा इसकी जानकारी हमें पास्कल ट्राइंगल्स के माध्यम से प्राप्त होती है। इंटेंसिटी जो रेशियो है उस मल्टीप्लेट्स में भी क्या है, ग्रुप ऑफ पीक्स है, तो
पर्टिकुलर जो ग्रुप्स की पीक्स है, सारी ग्रुप्स की पीक्स की जो रेशियो है वो ज़रूरी नहीं सबकी इंटेंसिटी समान हो। किसी की इंटेंसिटी उस ग्रुप ऑफ पीक्स में कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, तो इसका रेशियो क्या होगा वो हमें पास्कल ट्राइंगल्स से मालूम होगा कि पास्कल ट्राइंगल्स में एक फॉर्मूला है बाइनोमिनल एक्सप्रेशन से 1 + x⁴n। इसके द्वारा हम ये शो कर सकते हैं इफ़ n बराबर 1, यदि हम यहाँ n का मान एक रखते हैं तो 1 + x⁴1, तो हमें जो इंटेंसिटी जो ग्रुप ऑफ मल्टीप्लेट्स है या मल्टीप्लेट्स है उसकी जो पीक्स है उनका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा 1:1। यदि हम n का मान 2 रखते हैं तो हमें इंटेंसिटी रेशियो क्या मिलेगा 1:2, 2:1। यदि n बराबर 2 है तो हमें इंटेंसिटी रेशियो क्या मिलेगा, इसमें 1 + x⁴n की जगह क्या लगा दिया 3, तो इसको सोल्व करते हैं तो 1 + 3 + 3x + x⁴3 यानी कि 1:2, 3:2, 3:1। ये देखिए 1:2, 3:2, 3:1। इस प्रकार इस एक्सप्रेशंस, इस बाइनोमिनल एक्सप्रेशंस के माध्यम से हम पास्कल ट्राइंगल के द्वारा पर्टिकुलर मल्टीप्लेट्स जो सिंगलेट होगा, डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा या क्वाड्रेट होगा, क्विंटेट या सेक्सटेट होगा, इसका रेशियो प्राप्त करते हैं। तो पीक एरिया रेशियो 1 तो यानी कि सिंगलेट, यदि 1:1 पीक एरिया रेशियो है तो हम उसको कहते हैं डबलेट। यदि 3 पीक हैं, ग्रुप ऑफ पीक्स में कितनी है 3 है और उसका इंटेंसिटी रेशियो क्या 1:2, 2:1 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लेट्स को ट्रिपलेट कहते हैं। यदि हमें ग्रुप ऑफ पीक्स में 4 पीक्स होगी तो उसका इंटेंसिटी रेशियो 1:2, 3:2, 3:1 है, तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेट। और यदि 1:2, 4:2, 6:2, 4:1 है तो उसको हम क्विंटेट, और ये इस प्रकार सेक्सटेट कहते हैं। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा की जो 4 महत्वपूर्ण बातें थी अभी तक हमने पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में चर्चा की। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियो के माध्यम से आसानी से एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में समझे होंगे और समझने का प्रयास करें, और इनसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशंस से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशंस या एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। धन्यवाद आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लाभान्वित हुए होंगे। थैंक यू।